हाय। हम लोग ना ब्लैक बॉडी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो हम लोग शुरू किए थे ब्लैक बॉडी सीरीज, है ना। तो इसमें कम से कम 4-5 लेक्चर लगेगा। 4-5 लेक्चर से पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इसमें देखो क्या पढ़ने वाले हम लोग, है ना। अब देखो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ आ रहा था ये आ रहा था। एक्चुअल जो ग्राफ आ रहा था ये आ रहा था, है ना। एक्चुअल ग्राफ ये आ रहा था, है ना। और प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली जो है एक्चुअल ग्राफ जो मेरा ये था, है ना। बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना बहुत सारा साइंटिस्ट जो है लगा हुआ था, है ना। उसमें से एक साइंटिस्ट था रेले जीन, है ना। रेले जीन था। उसका जो ग्राफ है कुछ हद तक, बहुत बहुत हद तक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच कर रहा था, है ना। तो रेले जीन्स के ग्राफ ये है, ये डॉटर से दिखा रहे हैं, है ना। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है मेरा ये है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहां तक रेले जीन्स के ग्राफ और एक्सपेरिमेंटल ग्राफ दोनों मैच कर रहा है। बट इसके आगे, है ना, ये मैच नहीं कर रहा है ना। तो भैया क्या चक्कर था, क्या कहानी था, है ना। जो लो फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहा है ना, और हाई फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं कर रहा है। अब देखो रेले जीन्स का नाम इसलिए आता है, ट्राई तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया था, है ना। रेले जीन्स का जो थ्योरी था, है ना, वो मतलब बहुत हद तक, है ना, 25% सही था, और बाकी का जो है 10%, 5% भी सही नहीं था, है ना। इसलिए हम बात करते हैं हमेशा रेले जीन्स का, है ना। अब देखो तो ग्राफ से देखो, है ना। अब तो ग्राफ में क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी 0 की तरफ बढ़ता है ना, तो मेरा एनर्जी कितना है, एनर्जी मेरा 0, एनर्जी जो है वो 0 की तरफ बढ़ता है ना। अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है ना, फ्रीक्वेंसी अगर इन्फिनिटी है ना, तो एनर्जी क्या है मेरा, इन्फिनिटी है ना। ये मेरा ऑब्जर्व हुआ, ये देखो, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रहा है ना। तो देखो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो एनर्जी मेरा 0 है ना। फ्रीक्वेंसी अगर इनफाइनाइट को टेंड करता है तो एनर्जी जो है मेरा इनफाइनाइट को टेंड करता है। ये मेरा एक्सपेरिमेंटली था, है ना। बट क्या रेले का देखो तो ग्राफ, रेले का देखो, रेले ऑफ रेले, RAYLEIGH, रेले का देखो तो अगर फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0, है ना, तो एनर्जी मेरा देखो तो 0 है ना। अब देखो तो अब देखो ये सही है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए सही है। बट देखो तो हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है ना, तो एनर्जी मेरा इन्फिनिटी हो जाता है रिले में। देखो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है ना। तो रेले तो लो फ्रीक्वेंसी पे, है ना, एक्सप्लेन तो कर देता है, बट हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या है, फेल हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है तो एनर्जी जो है 0 होना चाहिए। बट इसका जो है, रेले का जो है, अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है तो एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी आ रहा था, है ना। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था हाई फ्रीक्वेंसी पे, है ना। एक्चुअल में क्या है कि एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा था, है ना, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें, ठीक है। देखो इंटरव्यू में सवाल पूछ देता है ना। ध्यान रखना कि जो रेले का थ्योरी है, हाँ, कब वैलिड होता है, किस लेवल पे वैलिड होता है, तो लो फ्रीक्वेंसी पे वैलिड होता है ना। लो फ्रीक्वेंसी पे वो ब्लैक बॉडी को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, है ना। एक्चुअल में क्या है देखो तो, एक्चुअली जो रेले था ना, है ना, रेले ने यूज किया क्लासिकल आइडिया का, हाँ। जो रेले था,
यूज्ड क्लासिकल आइडिया, है ना, क्लासिकल आइडिया को यूज किया, है ना। और क्लासिकल आइडिया में क्या होता है ना, क्लासिकल आइडिया में क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है ना। और वो इक्व पार्ट मतलब एनर्जी जो लेते हैं इक्व पार्टीशन थ्योरम से लेते हैं, है ना। तो रेले ये क्लासिकल, अब क्लासिकल आइडिया एक्चुअल में क्या है, रेले, है ना, यूज्ड इक्व पार्टीशन थ्योरम, है ना, थ्योरम, रेले ने इक्व पार्टीशन थ्योरम को यूज किया, है ना। और इक्व पार्टीशन थ्योरम कहाँ से ड्राइव होता है ना, ये होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव होता है ना। जो कहां से आता है, विच कम्स फ्रॉम एमबी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। तो रेले ने क्या किया, इक्व पार्टीशन थ्योरम को यूज किया, है ना। और इक्व पार्टीशन थ्योरम कहां से आता है, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आता है। और एक अब इक्व पार्टीशन थ्योरम क्या बोलता है ना, इक्व पार्टीशन थ्योरम ये बोलता है ना, कि एनर्जी जो होता है हर एक ऑसिलेटर का, है ना, वो kT के बराबर होता है ना। तो अब देखो, तो अकॉर्डिंग टू इक्व पार्टीशन थ्योरम, है ना, एवरेज एनर्जी क्या होता है, kT, है ना, और इसी एनर्जी का यूज किया रेले ने, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, kT, है ना, के मेरा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी मेरा है टेम्परेचर है। ये एनर्जी जो है मेरा कांस्टेंट है, टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, एनर्जी कुछ भी हो सकता है। कंटिन्यूअस बोलने का मतलब 1 होगा, 1.5 होगा, कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ना। तो रेले ने जो है इक्व पार्टीशन थ्योरम को यूज किया और एनर्जी ये एनर्जी को यूज किया, है ना। अब देखो तो एक्सपेरिमेंटली थोड़ा देखो, एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा था, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है ना, तो एनर्जी मेरा 0 था। फ्रीक्वेंसी अगर इन्फिनाइट है तो एनर्जी मेरा कितना आ रहा था, इन्फिनाइट, है ना। तो देखो तो यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है कि थोड़ा लग रहा है कि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है इस पे, है ना। लेकिन इस फॉर्मूला में देखो, है ना, एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं है, एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है ना, एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। देखो यहाँ पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, है ना। एनर्जी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। तो अब देखो ये यूज करना भी जरूरी था, क्योंकि तब तक जो है मतलब 300-400 सालों में जो एनर्जी को यूज कर रहे थे, एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, यही कर रहे थे, है ना। और ये स्टेबलाइज एनर्जी थ्योरी था, स्टेबलाइज थ्योरी था, है ना। तो ये यूज करके बहुत सारा साइंटिस्ट था, है ना, वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। अब देखो ये एनर्जी में अब देखो ये एनर्जी में क्या है, इक्व पार्टीशन थ्योरम में क्या है, पहला इट इज इंडिपेंडेंट, PENDENT, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। दूसरा इट इज कॉन्टिन्यूअस,
है ना, ये कंटिन्यूअस है, मतलब एनर्जी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कंटिन्यूअस देखो बार बार ना, ये जब हम कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट का यूज करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस बोलने का मतलब क्लासिकल थ्योरी में एनर्जी का वैल्यू जो है, एनर्जी का वैल्यू 1 जूल, 1.5 जूल, 1.2 जूल, किसी भी सिस्टम का कुछ भी हो सकता है ना। बट क्वांटम में क्या है कि जैसे हाइड्रोजन एटम लेते हैं, है ना, तो पहला ऑर्बिट में एनर्जी जो है वो कितना होता है, -13.6/n², यही तो होता है जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो भी होता है ना। दूसरे में कितना होता है, यहाँ पे 1 पुट करें, यहाँ पे -13.6, यहाँ पे 2², है ना। तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी इतना होगा, है ना, दूसरे में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ना शायद तक, है ना, दूसरे में इतना होगा, है ना। अब देखो इसके बीच में एनर्जी नहीं हो सकता, इसके बीच में एनर्जी, तो इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी। इसके बीच में अगर कुछ भी एनर्जी होता है ना, इसके बीच में अगर एनर्जी हो सकता था, है ना, तो हम ये बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस बोलने का मतलब है क्लासिकल में एनर्जी का वैल्यू कुछ भी आ जाता है, पर क्वांटम में क्या है, एनर्जी का वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं आता, एक डिस्क्रीट फॉर्म में आता है। कंटिन्यूअस का उल्टा डिस्क्रीट, है ना, वो हम हाइड्रोजन एटम से समझा रहे हैं। हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है ये होता है -13.6, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा में क्या होता है -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर हम ये सोचे इसके बीच में एनर्जी होगा, इसके बीच में एनर्जी होगा हाइड्रोजन एटम में, तो वो होता ही नहीं है, हाँ। तो हम ये बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल में जो एनर्जी होता है वो डिस्क्रीट होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम का प्रॉपर्टी क्या था, ये था, है ना। अब देखो तो थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग वाला बात है ना? प्लांक्स ने बड़ा ध्यान से, बड़े अच्छे से, है ना, सभी साइंटिस्टों की थ्योरी को पढ़ा, रेले जीन्स का पढ़ा, और भी विंस है और भी साइंटिस्ट था उसका पढ़ा, है ना, और बहुत गहराई से उसने सोचा, है ना, देखा और सोचा। उसने देखा जो एनर्जी है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एनर्जी मेरा जीरो है, फ्रीक्वेंसी अगर इनफाइनाइट है तो एनर्जी मेरा इनफाइनाइट है। तो मैक्स प्लांक ने सोचा, है ना कहीं एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये सोचा, है ना। दूसरी चीज ये उसने गलत माना, इसको ही नकार दिया। दूसरी चीज मैक्स प्लांक ने क्या बोला कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, है ना, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में, है ना। ये दोनों को उसने नकार दिया मैक्स प्लांक ने, है ना। अब ध्यान दो, सोचो कि जो थ्योरी 400 साल से चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है, जो मान्यताएं चली आ रही है ना, उसको नकार देना बहुत साहस वाली काम होती है ना। अब मैक्स प्लांक क्या किया, वो जस्ट ओपोजिट लेके चला, है ना। वो क्या किया, ओपोजिट लेके चला। जो क्लासिकल आइडिया था उसको, उसकी धज्जियां उसने उड़ा दी, है ना। उसने ये बोला कि जो एनर्जी है ना, वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है ना। और दूसरी चीज उसने ये बोला एनर्जी जो होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, क्वांटाइज्ड होता है ना। दो शब्द यहाँ पे आता है, डिस्क्रीट बोलो या तो फिर क्वांटाइज्ड बोलो, क्वांटाइज्ड, है ना, दोनों एक ही चीज है। डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूअस ना होना, है ना, और अगर दूसरे शब्द में बोले तो क्वांटाइज्ड, उसका मतलब भी वही होता है ना। अब देखो तो अकॉर्डिंग मैक्स प्लांक, है ना, मैक्स प्लांक एज्यूम्ड रिवर्स, है ना, ऑफ क्लासिकल आइडिया, है ना। तो मैक्स प्लांक ने क्या किया, उसने क्लासिकल आइडिया के बिल्कुल विपरीत सोचा,
विपरीत माना, है ना। उसके तो जब विपरीत माना, है ना, जस्ट उल्टा लेके चला। अब देखो एक चीज है ना, इसके अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, है ना, दो चीजें हैं यहाँ पे लिखेंगे, हम बता देते पहले क्या है। एनर्जी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है ना। मैक्स प्लांक ने बोला कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है ना। और एनर्जी जो होता है डिस्क्रीट होता है ना। और एनर्जी जो होता है ना, उसने एनर्जी का फॉर्मूला दिया, ये बराबर NH न्यू, है ना। और ये जब दिया, ये जब माना, है ना, इसके बाद उन्होंने सफलतापूर्वक अच्छे से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी। ठीक है। अब देखो तो ये तो हम 1 सेकंड में बात कर देते हैं, 2 सेकंड में बात कर देते हैं, है ना, तो फिर 1 मिनट में बात कर देते हैं, आधा घंटे में बात कर देते हैं। बट ये सोचो कि जो थ्योरी बहुत दिन से चली आ रही, जो मान्यता बहुत दिन से चली आ रही थी, उसको तोड़ना और नई मान्यताओं को रखना बहुत बड़ी चीज होता है ना। जब हम किसी मान्यता को तोड़ते हैं ना, है ना, तो जो लोग वो मान्यता को मानते हैं वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो जस्ट मैक्स प्लांक के साथ भी ऐसा ही हुआ था उस समय, है ना। अरे ये सबसे बड़ी बात ये यार, इतना दिमाग आता कहाँ से है। ये 1900 की बात है, उस समय जिस समय ना फोन हुआ करता था, ना कि बात करने का बहुत बड़ा मीडियम था, पता नहीं, मतलब ये सब मैक्स प्लांक ने ये सब सोच कैसे लिया, कहाँ से उसके दिमाग में आ गया। हद तो ये कि इतनी फिजिक्स पढ़ने के बाद, इतनी साइंस पढ़ने के बाद भी आज अभी भी ठीक से बहुत सारी थ्योरी है जो समझ में नहीं आते, है ना। तो उस समय भी मैक्स प्लांक के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए, बहुत सारे साइंटिस्ट पड़ गए। और साइंस में कोई चीज तभी वैलिड होता है जब उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाए, बार बार थ्योरेटिकल किया जाए, बार बार उसको रिवाइज किया जाए, और सेम हर बार जो है वो रिजल्ट सेम निकले, है ना। साइंस में ना अगर कोई थ्योरी देते हो ना, तो थ्योरी का अच्छी थ्योरी को लोग धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं और धज्जियां उड़ा देते हैं। ठीक है। अब देखो पुरानी मान्यताओं को तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो तो बहुत सारे एग्जांपल भी है ना। जैसे गैलीलियो गैलीली, है ना, उसने क्या कहा था कि, है ना, जो धरती है वो घूमता है, सूर्य जो है वो रेस्ट, मतलब सूर्य जो है बीच में है। गैलीलियो गैलीली ने पुरानी मान्यताओं को तोड़ा था, और पता है उस समय उसको जीना हराम कर दिया गया था, है ना। और जीना हराम कौन करते हैं पता है? सबसे अधिक जीना हराम कौन करते हैं, है ना? वो करते हैं जिस मान्यताओं, वो लोग करते हैं जिस झूठी मान्यताओं की वजह से, है ना, उसका कारोबार चल रहा होता है। उसको पता होता है कि अगर ये सही निकला तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, है ना। बट जो सच होता है ना, उस समय भले ही गैलीलियो को प्रताड़ित किया गया, बट एक दिन तो सही चीज सामने आ ही गया ना। अगर मैं कहूं, अगर पुरानी मान्यताओं को तोड़ दूं और मैं एक्चुअल में मैं हूं, जो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर नहीं है, एक्चुअल में हूं, है ना। अगर मैं पब्लिकली, है ना, अगर ये बोलूं, मैं बोलता नहीं हूं, ये बोलूं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई क्रिएटर नहीं है, पता है मुझे जीना हराम कर देंगे। और कौन पता है? वो लोग जो पंडित हैं, मौलवी हैं, है ना, वो लोग, क्योंकि वो लोग को पता है कि अगर इसका एग्जिस्टेंस, इसका डर लोगों के मन से खत्म हो गया तो हम लोग का कारोबार बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, एक वेब सीरीज भी जो है हम इसमें बना रहे हैं, है ना, कि एक्चुअल में यूनिवर्स चलता कैसे है ना। बट ये डिस्कशन का यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, डिस्कशन अलग किसी वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ था, मैक्स प्लांक ने जो है पूरी तरीके से, मतलब पुरानी क्लासिकल आइडिया का धज्जिया उड़ा दिया था, है ना। और मैक्स प्लांक ने लिया सबसे पहला पॉइंट उसने माना कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी इज ए फंक्शन
ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है। दूसरा, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। एनर्जी जो कंटिन्यूअस नहीं होता है, इट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म, है ना। और जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया ना मैक्स प्लांक ने, वो ये था, E बराबर NH², है ना। मैक्स प्लांक ने बोला एनर्जी का जो फॉर्मूला, एनर्जी जो होगा वो ये होगा, है ना। जहां पे N जो है मेरा वेयर, N जो है वो इंटीजर है, इंटीजर है मतलब इसका वैल्यू जो है वो 0 1 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। N जो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है ना। S मेरा जो है वो अपने नाम पे रखा प्लांक्स कांस्टेंट, है ना। और जो न्यू है मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और ऑसिलेटर, है ना। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बोल रहे हैं, है ना, फोटोन को फ्रीक्वेंसी, और यहाँ ऑसिलेटर और वो ऑसिलेटर भी कर रहे हैं, है ना। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी होता है। हम समझाएंगे कि फोटोन और ऑसिलेटर जो है वो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम कैसे होगा, इसको हम आगे समझाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ डिस्क्रीट बोला है, डिस्क्रीट। अब देखो तो ये पॉजिटिव, N मेरा क्या पॉजिटिव इंटीजर, तो एनर्जी का वैल्यू मान लो कि 0 रखते हैं, ये N बराबर 0, तो E बराबर क्या होगा 0, N बराबर 1, तो E बराबर कितना होगा H², है ना। N बराबर 2, है ना, E बराबर कितना होगा 2H², यही तो होगा, है ना। अब देखो तो एनर्जी जो है वो 0 हो सकता है, H² हो सकता है, और फिर 2H² हो सकता है। डिस्क्रीट बोलने का यह मतलब है, एनर्जी जो है इसके बीच में, अब बोले कि एनर्जी जो है H²/2 होगा, नहीं होगा। एनर्जी है H²/2 3/2 H² होगा, नहीं होगा। एनर्जी जो है वो 0 हो सकता है, H² हो सकता है, 2H² हो सकता है। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि क्लासिकल में क्या था, एनर्जी जो है 0 भी हो सकता है ना, 1.2 1.3 कुछ भी हो सकता है ना। बट क्वांटम में क्या है, एनर्जी जो है वो एनर्जी में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज किया, पता है ये फॉर्मूला जो है, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो है ये प्लस कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो H बराबर 6.624 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, तो ये होता है प्लस कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। प्लस कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो ध्यान में रखना, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है और काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जूल सेकंड जो होता है, इसका यूनिट ध्यान रखना, जूल सेकंड होता है। जूल सेकंड जो होता है वो ये यूनिट एंगुलर मोमेंटम के बराबर भी होता है। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट मैच, प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट जो है किससे मैच करता है, तो एंगुलर मोमेंटम से मैच करता है, ठीक है। ध्यान रखना इसका, ठीक है। और इसका वैल्यू है, कभी कभी वैसे पूछ देता है इंटरव्यू में कि एच का वैल्यू जो है वो क्या होता है ना। एक चीज और देखना, हर जगह एच कट लिखा रहता है, ठीक है ना। तो एच कट जो होता है, एच को 2 पाई से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं एच कट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इस फॉर्मूला के बारे में बता रहे हैं। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट था, है ना, कि उस समय का ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस फॉर्मूला को यूज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सॉल्व करने के लिए, और सक्सेसफुली सॉल्व किया, और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। सोच लो, कॉम्पटोन इफेक्ट को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज किया, है ना। और ये बाद में जो ये फॉर्मूला इतना यूज हुआ कि पूछो ही मत, है ना। और इस फॉर्मूला के बाद ये माना जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का ये पहला फॉर्मूला था, है ना। तो फिर ये बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले
ये क्वांटम, ये इस फॉर्मूला से ही क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ होता है, जन्म होता है। मगर क्वांटम मैकेनिक्स का पहला फॉर्मूला जो है E बराबर NH न्यू है। ठीक है, आगे जो है थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि यहाँ पे जो, अब देखो जो मेरा एन न्यू है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और ऑसिलेटर, है ना। ये क्यों यूज करते हैं फोटोन ऑसिलेटर, ये थोड़ा ध्यान, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, है ना। एक्चुअल में होता क्या है, ब्लैक बॉडी जो होता है, तो कोई भी बॉडी है ना, अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, तो रिलीज कर रहा है, वही एनर्जी रिलीज करेगा जो ऑब्जर्व होगा, है ना। अब देखो तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे एटम होते हैं, एटम क्या होता है, वाइब्रेट करता है इसे, एनर्जी को जो ऑब्जर्व करता है तो उसके बाद वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, जब वाइब्रेट करेगा तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। तो एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ना, ऑब्जर्व करने को एक्साइटेड स्टेट चला जाता है ना। जब ये नॉर्मल स्टेट में आता है ना, तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा था उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। तो ये फोटोन का फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन बाहर निकलता है, ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ऑसिलेटर का, ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का है तो फिर फोटोन का है ना। अब फोटोन क्या होता है इसके बारे में बताए थे, है ना। फोटोन क्या है, यहाँ पे ऑसिलेटर क्या है, ऑसिलेटर एक्साइटेड स्टेट में है, जब भी ग्राउंड में आता है तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो तो इसके आगे ना इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और कुछ इसका डेरिवेशन जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आगे एक वीडियो में जो है इसके बाद का डिटेल, इसके बाद को हम डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू।